कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस टॉलरेंस और वेनेटिक सॉल्यूशन, वो रिड्यूसिंग होते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। सारे मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं, ओलिगोसेकेराइड सुक्रोज को छोड़कर, ठीक है। सारे पॉलीसेकेराइड और कुछ ओलिगोसेकेराइड, और कुछ कौन से, सुक्रोज, वही तो नॉन रिड्यूसिंग होता है, तो नॉन रिड्यूसिंग में वो आ जाएगा। इनमें क्या होता है, हेमी एसिडल, देखो ये मैंने बना रखा है, सेम कार्बन पे OH और सेम कार्बन पे OR। और उनमें क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग में सारे OR ही OR होते हैं, OH होता ही नहीं है, तो इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। फॉर रिड्यूसिंग शुगर अराउंड एनी कार्बन 3 ग्रुप, ईथर, OH और H, ठीक है। H होना जरूरी नहीं है, OH और OR होना चाहिए बस। तो ये क्या पढ़ा अपन ने, कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या होते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड के मिलने से बनते हैं। अरे बहुत सारे एमिनो एसिड के मिलने से बनते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। मोर देन 100 एमिनो एसिड्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 AMU से ज्यादा होना चाहिए। एमिनो एसिड आपस में जब मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। अरे कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोसिडिक और एमिनो एसिड मिलते हैं तो पेप्टाइड लिंकेज। अगर 2 एमिनो एसिड मिलेंगे तो डाइपेप्टाइड, 3 एमिनो एसिड मिलके बनेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, 4 मिलके बनेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, इस तरह से। 100 एमिनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो जनरली क्या बनता है, प्रोटीन तब बनता है, और वो भी उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। पर इसमें एक एनसीईआरटी में एक्सेप्शन दे रखा है, इंसुलिन। इंसुलिन में क्या होता है, 51 एमिनो एसिड्स होते हैं, है ना, लेकिन वो भी क्या है, एक प्रोटीन है। अरे समझ रहे हो भाई, ठीक है। ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, ठीक है। अब एमिनो एसिड जो होता है ना, एमिनो एसिड, ये आपने वैसे याद कर रखा है ना, पढ़ रखे हैं आपने। एमिनो एसिड में क्या होता है, एक CH2 होता है, यहां एक COOH ग्रुप होता है, एक H होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, और एक यहां R ग्रुप होता है। अभी बीच वाले दोनों हाइड्रोजन हटा देता हूं, सुनना ढंग से। अब एमिनो एसिड में ये R चेंज होता जाता है, ये R चेंज होता जाता है, तो वो डिफरेंट एमिनो एसिड बनते जाते हैं। टोटल एमिनो एसिड जो होते हैं वो नेचर में 20 होते हैं, उनमें 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है, ओके। अब इन एमिनो एसिड में देखो एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। एसिडिक ग्रुप H+ दे सकता है, बेसिक ग्रुप H+ ले सकता है। इसके पास लोन पेयर होता है बेटा, तो अपना लोन पेयर देकर H+ ले सकता है। तो यह आ जाएगा RC, इधर आ जाएगा NH3+ और इधर क्या बचेगा, CW-। क्या बोलते हैं इसे, ज्विटर आयन। अगर कोई कंपाउंड एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सके तो उसे बोलते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, ठीक है। तो इस तरह से इनमें एसिडिक पार्ट भी है, बेसिक पार्ट भी है, तो ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छे। अब अगर इसमें NH2 ग्रुप ज्यादा है ना, तो ये बेसिक एमिनो एसिड है, COOH ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक एमिनो एसिड है, और दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल है फिर, ठीक है। नेचुरल एरा। अब यहां R होता है, अब सबसे सिंपल R जो होता है वो ग्लाइसिन में होता है, R की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर H आ जाएगा। तो बाकी सारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, लेकिन ग्लाइसिन कैसा होता है, हाँ, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है उसमें। अब ये रहा नेम ऑफ द एमिनो एसिड्स, एल्काइल पार्ट, ये आपको पढ़ना होता है वहां से, या आप वहां पढ़े होंगे आपने ये सारे के सारे। अरे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, अरे बायो में एमिनो एसिड्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। मैं आपको बताता हूं, देखो सारे एमिनो एसिड्स ढंग से समझना। अपन कोशिश करेंगे इनको याद ही कर लिया जाए। RCH, COOH और इधर NH2,
ठीक है, ये क्या है, एमिनो एसिड। अब ये एमिनो एसिड कितने तरह के हैं, 20 टाइप्स के। सबसे पहला एक होता है ग्लाइसिन, सेकंड ग्लाइसिन में आर की जगह क्या हो जाएगा, एच। फिर होता है एलेनिन। तुमको थोड़ा बहुत याद है कि अभी तुम कल परसों टेस्ट में आया था ये। एलेनिन में आर की जगह क्या होता है, CH3। अरे एलेनिन में आर की जगह क्या होता है, CH3। थर्ड फिर होता है वेलिन। वेलिन में क्या होता है, वी शेप। वेलिन में कहां से स्टार्ट हो रहा है, वी से, तो वी शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। ये CH, इधर एक CH3, इधर एक CH3, ये वेलिन हो गया। फोर्थ होता है ल्यूसिन। आप इन दोनों को जोड़ दो, सेकंड और थर्ड को, सेकंड और थर्ड को जोड़ दो, छोटे में बड़ा जोड़ दो, छोटे में बड़ा, छोटे में बड़ा, तो छोटा तो क्या है, CH3। तो इसका एक H हटा दिया और ये पीछे वाला ग्रुप जोड़ दिया, ये आ जाएगा CH, CH3, CH3। ये कहां से आया, एलेनिन से। ये कहां से आया, वेलिन से। दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, ल्यूसिन। समझे बेटा। इसके बाद में आता है फिफ्थ, आइसोल्यूसिन। आप कुछ भी मत देखो, मैं सारे याद कराने की कोशिश करूंगा आपको। आइसोल्यूसिन अपने को 5, 7, 10 मिनट लगेंगे इसमें, पर मैं कोशिश करूंगा सारे अपन याद कर लें यहीं पर। आइसोल्यूसिन। अब आइसोल्यूसिन में क्या होता है, ये जो ल्यूसिन का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक मिथाइल ग्रुप को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह जोड़ दो। तो यहां पर ये CH, अब इस पे 2 CH3 जुड़ रहे हैं ना, अरे इस पे 2 CH3 जुड़ रहे हैं ना, तो एक को यहां से हटाओ और इसमें जोड़ दो, पहले वाले में। अरे इसी कार्बन पे 2 CH3 जुड़ रहे हैं ना, तो ये भेदभाव कर रखा है आपने। एक कार्बन को 2 CH3 दे रखे हैं, दूसरे को कुछ नहीं दे रखा, तो दोनों को एक एक दे दो। तो एक तो इस पे लग ही रहा है और एक यहां क्या लग जाएगा, ये CH3। ये होता है आइसोल्यूसिन। ल्यूसिन से ही बनता है आइसोल्यूसिन। एक मिथाइल ग्रुप को एक कार्बन से हटा के दूसरे कार्बन पे ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, ये आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन, ठीक है। इसके बाद में आता है सिक्स्थ, फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन। आपके पास एलेनिन में कौन सा ग्रुप था, CH3। CH3 का एक H हटाओ और क्या लगा दो, फिनाइल रिंग लगा दो। फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। सेवंथ पार्ट, यह आता है टायरोसिन। क्या आता है, टायरोसिन। टायरोसिन में यही ग्रुप दोबारा रिपीट होगा, बस इसमें एक OH ग्रुप भी आएगा। फिनाइल एलेनिन में एक OH ग्रुप और लगा दो इसके पैरा पोजीशन पे, तो ये क्या बन जाएगा, CH2, और यहां क्या आ जाएगा, OH। देखो ये सारे के सारे, फटाफट देखो इनको, याद करो। ग्लाइसिन में H आएगा, फिर एलेनिन आएगा, उसमें CH3। वेलिन में V शेप आएगी, वेलिन में V शेप आएगी। एलेनिन और वेलिन को जोड़ दोगे तो ल्यूसिन बन जाएगा। ल्यूसिन का एक मिथाइल दूसरे कार्बन पे शिफ्ट कर दोगे तो आइसोल्यूसिन बन जाएगा। वो जो एलेनिन था ना, एलेनिन, इस एलेनिन का एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल लगा दो, फिनाइल एलेनिन, और उसी फिनाइल एलेनिन में एक OH जोड़ दो तो टायरोसिन। बोलो सातों याद हुए क्या, हो गए भाई। चलो अब इसके बाद में
7 तो ये हो गए, मैं इसे टुकड़ों में याद कराऊंगा, टुकड़ों में। अब इसके बाद में आएगा एसिड और एमाइड। इसमें 4 होते हैं, एस्पार्टिक एसिड, नाइन्थ ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। फिर इनसे बनेगा एस्पार्जिन और ये 10th सॉरी, और ये 11, तो ये आ जाएगा एस्पार से बनेगा एस्पार्जिन और ग्लूटामिन से बनेगा ग्लूटानिन, एस्पार्टिक एसिड से एस्पार्निन और ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटानिन। इसमें 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल। तो इसमें 3 कार्बन का ग्लूटामिक कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2 CH2 COOH, CH2 COOH, CH2 CH2 COOH। इधर एस्पार्ज, अब देखो इसकी जगह क्या लगा दो, एमाइड बना दो, एमाइड। तो यहां आ जाएगा CH2 CONH2, और इसमें क्या आ जाएगा CH2 CH2 CONH2। इन चारों को याद करो। ये ग्लूटेमिन है, ग्लूटेमिन। एस्पार्टिक एसिड 2 कार्बन का एसिड, एमाइड 2 कार्बन का एमाइड, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड से एस्पार्जिन और ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामिन, एस्पार्टिक एसिड से एस्पार्जिन। ये क्या हो गया, एसिड और एमाइड हो गए 4, ये एक साथ याद करेंगे। कर लीजिए सर याद। इसके बाद में अब आएगा मेरे पास में अल्कोहल, अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप, सॉरी अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले आएगा सीरीन। सीरीन में क्या होता है, CH2OH। क्या होता है, CH2OH। फिर इसके बाद में आएगा थ्रियोनिन। थ्रियोनिन यहां 2 मेंबर है, थ्रियोनिन में 3 मेंबर आ जाएगा और V शेप आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर। सीरीन में दो सीरीन में CH2 ग्रुप और OH ग्रुप, और इसमें एक H को हटा के एक मिथाइल लगा देंगे थ्रियोनिन में। अरे भाई जब मैंने याद कर रखे हैं भाई, मैं नॉन बायो बैकग्राउंड से हूं, तो आपको भी याद हो जानी चाहिए, आपने वहां पढ़ भी रखे हैं। फिर सीरीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया। फिर 14 आता है सीरीन की सिस्टर, सिस्टीन। सीरीन की सिस्टर, सिस्टर में क्या, सिस्टर कहां से स्टार्ट होता है, एस से। तो सीरीन का O हटाकर क्या लगा दो, S लगा दो, तो यह आ जाएगा CH2SH, सिस्टीन। सिंपल है। सीरीन की सिस्टर को बुलाओ तो सिस्टर का S लगाओ तो सही, सिंपल। और एक होता है 15वां
ठीक है। यहां होता है मिथियोनिन, मिथियोनिन, मिथियोनिन। इसका मतलब मैथ को थोड़ा दूर लगाओ, CH2 O, और यहां आ जाएगा CH3, और यहां O की जगह क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। दो OH वाले आ गए और दो SH वाले आ गए। अरे OH होता है अल्कोहल और SH होता है थायो अल्कोहल। ऑक्सीजन हटायो, सल्फर लगायो, थायो आयो, ऐसा अपन ने याद कर रखा है। इन चारों को याद करो, ये चारों अल्कोहल वाले हैं, अल्कोहल एंड थायो अल्कोहल। अरे हो गया क्या भाई, बोलो। ऐसे अपन टुकड़ों में याद करेंगे बेटा, ऐसे सारे एक साथ रटने बैठेंगे तो कभी नहीं याद हो गए वो। ऐसे ये सात एक साथ याद करेंगे, फिर इसके बाद में एसिड और एमाइड वाले एक साथ याद करेंगे, फिर अल्कोहल और थायो अल्कोहल वाले एक साथ याद करेंगे, इसके बाद में दो एक साथ याद करेंगे, 16। यह आता है लाइसिन, और 17 यह आता है आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन दोनों में ये क्या होता है, एमीन होते हैं, एमीन है, क्या होते हैं, एमीन। 4 कार्बन के एमीन है, 4 कार्बन के एमीन। तो यहां 4 कार्बन लगा लो, CH2 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 और NH2। आगे बात समझ में। अब यहां पर ये आर्जिनिन में भी 4 कार्बन का एमीन होता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है बस। CH2 CH2 CH2। अब इसमें 4 कार्बन के साथ साथ 3 नाइट्रोजन, मतलब 3 एमीन भी आएंगे। तो बीच में लगा दो कार्बन, एक NH इधर, एक NH इधर, और एक NH इधर। क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई क्या? कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक के साथ में डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो वहां से एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है वो। तो 4 कार्बन NH2 इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है, लेकिन इसमें NH2 कैसे है, 3 है, जो चौथे वाले कार्बन को तीनों तरफ से घेर के रखते हैं। कोई तो जुगाड़ याद करना ही पड़ेगा भाई। 4 कार्बन फिर NH2, 3 कार्बन, और चौथे कार्बन घिरा हुआ है 3 NH2 से। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन 3 नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाएंगे, यानी एक नाइट्रोजन के साथ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। बोलो। तो ये 2 हो गए। बाकी ये तो सारे सिंपल स्ट्रक्चर थे, 3 थोड़े से टेढ़े स्ट्रक्चर हैं, थोड़े मतलब थोड़े टेढ़े स्ट्रक्चर हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स। चलो अब इसको, इन तीनों को अपन एक साथ याद करेंगे, कॉम्प्लेक्स। कोई जरूरी नहीं अभी याद हो, है ना, मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम याद कर सकते हैं। इसके बाद में 3 और होते हैं। एक होता है प्रोलिन, एक होता है हिस्टिडिन, हिस्टिडिन, और एक होता है जो भयंकर सा नाम होता है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन है ना, तूफान फैन, ऐसे ट्रिप्टोफैन।
अब इनके स्ट्रक्चर भी थोड़े से ऐसे अजीब गरीब से होते हैं। प्रोलीन कैसा होता है? अरे प्रोलीन नाम में ही है प्रो प्रो, तो थोड़ा सा प्रो है, ठीक है। ये आप देखो उसका एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सामने देखो। एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक इसमें आर ग्रुप होता है, एक यहां COOH होता है, एक NH2 ग्रुप होता है और एक H होता है, और इस R की जगह अलग अलग ग्रुप आते हैं। ये इतना प्रो होता है कि ये इसके अंदर घुस जाता है, COOH के अंदर उसके कार्बन पे अटैक कर देता है। और जब अटैक करेगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? रिंग बनेगी, रिंग। क्या बनेगी? रिंग बनेगी। और इन दोनों के बीच में 3 कार्बन आएंगे। रिंग तो बनेगी, लेकिन प्रोलीन प्रोलीन लीन में तीन कार्बन आएंगे। तो इनके बीच में 3 कार्बन लगा दो, तो ये आ गया NH, ये आ गया COOH, ठीक है। और इनमें बीच में 3 कार्बन लगा देते हैं, एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, ठीक है। तीसरा, ये 3 CH2 आ गए इनके बीच में, इनके बीच में ये 3 CH2 ग्रुप आ गए, ठीक है। तो ये COOH ग्रुप बाहर की तरफ होगा, ये इस पे अटैक नहीं करेगा, सॉरी, ये इसी कार्बन पे अटैक करेगा, बगल वाले पे ही। तो जब बगल वाले पे ही अटैक करेगा और इनके बीच में 3 कार्बन, तो ये इसी कार्बन पे अटैक कर रहा है, ये करा दिया मैंने अटैक। और इनके बीच में कितने कार्बन आ गए? 1 2 3। और इनके बीच में कितने कार्बन आ गए? 3 कार्बन। और इस कार्बन से 2 ग्रुप कौन जुड़ रहे थे? एक H जुड़ रहा था और एक COOH जुड़ रहा था। और इस R की जगह तो 3 CH2 आ ही गए ना, तो ये क्या आ जाएगा? इस पे एक H आ गया और एक क्या आ जाएगा? CH2OH। चाहो तो आप इस H को थोड़ा सा खोल के लिख दो। तो प्रोलीन थोड़ा प्रो होता है, वो उस बगल वाले कार्बन पे अटैक कर देता है, ठीक है। अब लीन है तो लीन में तो 3 कार्बन आएंगे बीच में, बस। तो क्या है, इसको इस पे अटैक करा दो, दोनों के बीच में 3 कार्बन लगा दो, खत्म। लीन में 3 कार्बन बीच में, और वो प्रो है तो रिंग बनाएगा, दैट्स इट। ये प्रोलीन हो गया। इसके बाद में ये 2 और हैं। अब इनके देखो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है यार, इनके स्ट्रक्चर कैसे है? कॉम्प्लेक्स है। तो अभी हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफैन, सब पहले अपन ट्रिप्टोफैन देखते हैं। ट्रिप्टोफैन में क्या होता है? एक बेंजीन रिंग होती है। क्या है? एक बेंजीन रिंग। एक पाइरोल होता है, ये पाइरोल जैसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ये पाइरोल जैसा स्ट्रक्चर है, और यहां पर लगा है CH2 ग्रुप। ये होता है ट्रिप्टोफैन। एक बेंजीन रिंग है, एक पाइरोल ग्रुप है, और फिर CH2 है। बेंजीन, पाइरोल और CH2, ये होता है ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर। अब ये लास्ट वाले तो भाई कॉम्प्लेक्स, इनको तो याद करना ही पड़ेगा कैसे जैसे करके। हिस्टिडीन में क्या होता है कि ये हेट्रो कंपाउंड होता है, हेट्रो कंपाउंड। एक नाइट्रोजन यहां, एक नाइट्रोजन यहां, और यहां लगा होता है CH2 ग्रुप। ये R की जगह ये है, यहां एक डबल बॉन्ड है, फिर यहां एक डबल बॉन्ड है, और यहां ये NH है। अब आप देखो हिस्टिडीन कैसा होता है? एरोमेटिक होता है।
पाई सिग्मा और नाइट्रोजन का क्या है, लोन पेयर। तो ये एरोमेटिक है हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक है। प्रोलीन जो है वो नॉन एरोमेटिक है। प्रोलीन कैसा है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो ये ग्रुप जाकर आर की जगह जुड़ेगा, ये ग्रुप जाकर आर की जगह जुड़ेगा, और इसमें तो ये पूरा पूरा ही ग्रुप है, इसमें कहीं ये तो पूरा ही है, ये तो एमिनो एसिड ही है, ये आर नहीं है, ये पूरा एमिनो एसिड ही है ऐसा प्रोलीन। तो प्रोलीन तो भाई बिल्कुल ही अलग है। प्रोलीन क्या है, प्रो है, NH2 बगल वाले कार्बन पे अटैक कर देगा, और लीन मतलब 3 कार्बन आ जाएंगे बीच में, खत्म कहानी। हिस्टिडीन में ये हेटेरो रिंग होती है, हेटेरो रिंग। हेटेरो रिंग का मतलब समझते हो क्या, अगर एरोमेटिक रिंग के अंदर अदर देन कार्बन एटम हो, अदर देन कार्बन एटम हो, तो हिस्टिडीन में तो 2 नाइट्रोजन एटम आ गए, एरोमेटिक तो है पर 2 नाइट्रोजन एटम आ गए, तो वो एरोमेटिक होती है। और एक क्या है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में तो 2 रिंग होती है, एक तो बेंजीन रिंग, एक पायरोल वाली रिंग, और फिर CH2। तो ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं जो आपको इस तरह से याद करने पड़ेंगे भाई। सुनो बेटा, सामने देखो, असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल एमिनो एसिड्स हम इसको याद कराते हैं VIP होल में TT। VIP होल में TT। VIP का मतलब, V का मतलब वैलिन, I का मतलब आइसोल्यूसिन, P का मतलब फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, H का मतलब हिस्टिडीन, A का मतलब आर्जिनिन, L का मतलब ल्यूसिन, और इस L का मतलब लाइसिन, M का मतलब मिथियोनिन। ठीक है, इसका मतलब ट्रिप्टोफैन, और इस T का मतलब जो सबसे तूफानी होता है, ठीक है, नहीं सॉरी, ट्रिप्टोफैन हो गया एक तो, और एक हो गया टायरोसिन। तो इस तरह VIP होल में TT के नाम से हम इसको याद कराते हैं। ठीक है, तो ये याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, अरे समझ गए क्या भाई? बाकी थोड़े से आप जूलॉजी में पढ़ा है आपने, इनको याद करना। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो भी आया था JEE मेंस के अंदर। चलो ठीक है, तो ये अपन ने क्या पढ़े, एमिनो एसिड्स पढ़े। एमिनो एसिड में क्या होता है, 2 एमिनो एसिड जब मिलते हैं तो क्या बनता है, पेप्टाइड लिंकेज बनता है, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अब 3 मिलेंगे तो ट्राईपेप्टाइड, 4 मिलेंगे टेट्रापेप्टाइड, फिर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 एमिनो एसिड, 100 से ज्यादा होंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा हो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इंसुलिन, जिसमें 51 ही एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन 2 तरह का होता है, प्रोटीन को अपन 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फाइब्रस, बाल के जैसा, कि ये जो पेप्टाइड लिंकेज है ना, ये बाल के जैसा है, पैसे पैरेलल लिंकेज चल रहे हैं, और ये पैरेलल लिंकेज जो होते हैं वो डाइसल्फाइड लिंक और हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। किस किस से, डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ये फाइबर जैसे होते हैं, बाल, बाल के जैसे। अब बाल क्या होता है, पानी में घुल जाता है क्या, हेयर वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये फाइब्रस जो होता है, ये जो होता है फाइब्रस, ये भी वाटर इनसॉल्युबल होता है। अरे तभी तो जब नहाने जाते हैं तो वहाँ बाल के गुच्छे से पड़े रहते हैं बहुत बार। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये फाइबर जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे केराटिन होता है ना, केराटिन किस में होता है, वूल में, हेयर में, इन सब में होता है। तो इनके एग्जाम्पल हैं, केराटिन हो गया और मायोसिन हो गया। मायोसिन एक होता है ग्लोब्यूलर, क्या होता है भाई, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। देखो ग्लोब्यूलर क्या होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है ग्लोब्यूलर। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कोयल
ग्लोबुलर में क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड होता है वो एक दूसरे के चारों तरफ ऐसे घूम जाते हैं कोयल के जैसे, ऐसे होती है ना स्प्रिंग जैसी, स्प्रिंग ऐसे तो घूमती है आपस में, ऐसे ऐसे तो घूमी हुई रहती है स्प्रिंग, तो वैसा स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर का। ये वाटर सोल्यूबल होती है। इनका एग्जाम्पल होता है मायोग्लोबिन और इंसुलिन, मायोग्लोबिन और इंसुलिन एग्जाम्पल ध्यान रखना भाई। बाकी फिर इसके प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर और होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये सारे पढ़ रखे हैं आपने वहां पर, है ना, तो ये तो वहीं से पढ़ना बस। प्राइमरी स्ट्रक्चर, अच्छा अब इनकी एमिनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है ना, जैसे एलिनिन ग्लाइसिन से मिला, फिर ट्रिप्टोफाइन से मिला, अब अगर मान लो इनको आप उल्टा पुल्टी कर दो तो एमिनो एसिड चेंज हो जाएंगे, मतलब प्रोटीन चेंज हो जाएगा बनने वाला। सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल है इनके अंदर। चलो जैसे ये बिल्कुल ऐसा जैसे APPLE, ठीक है, मतलब अब आप इन वर्ड्स को इंटरचेंज करके दूसरा वर्ड भी तो बना सकते हो, है ना, इस तरह से। तो ये 4 तरह के होते हैं, फर्दर स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, चतुष्क। अरे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ा है क्या आपने? प्रोटीन का डीनेचुरेशन मतलब आप इसको जैसे हाई टेम्परेचर पर या pH बढ़ाकर आप इनके स्ट्रक्चर को, मतलब इसको डिस्टर्ब कर सकते हो आप, उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। जैसे बॉइलिंग ऑफ एग, अरे अंडे को उबालने पर या दही, जब दही बनाते हैं तो भी अपन क्या करते हैं, उसका डीनेचुरेशन करते हैं, ठीक है। एंजाइम पढ़ रखे हैं आपने, एंजाइम सर ने पढ़ाए हैं आपको, आपने तो ज्यादा नहीं है, बस ये 1-2 एग्जांपल याद रख लेना। माल्टोज को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? माल्टेज, ठीक है। एक होता है ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। सुक्रोज को सुक्रेज जो एंजाइम होता है वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। सुक्रोज के सुनो मेरी बात ढंग से, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। अब इसको कन्वर्जन के लिए अगर आप इसमें सुक्रेज मिला दोगे ना तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत फास्ट। एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी 6.22 से 2.15 तक। तो ये एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। ये एंजाइम के बारे में। अब विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन तुमने पढ़े हैं क्या जूलॉजी में? विटामिन ज्यादा नहीं है, हल्के थोड़े बहुत तो पढ़े हैं, सर ने थोड़े बहुत तो पढ़ाए होंगे विटामिन। देखो एक बार, विटामिन नहीं पढ़े? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। आप सामने ध्यान दो बस, बिल्कुल भी नहीं पढ़े? सामने ध्यान दें आप। तो जो विटामिन होता है ना उसकी बहुत कम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी के अंदर, पर उनकी कमी से बहुत सारे रोग हो सकते हैं। विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग हो सकते हैं। चलो अब विटामिन को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ABCDE और K। ABCDE और K, इनको अपन याद कर सकते हैं। कीड़ा अलग, KEDA, कीड़ा जो होता है वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, मतलब इनसे स्टार्ट होने वाले जो विटामिन है वो वाटर इनसोल्यूबल है, फेट सोल्यूबल है, फेट, ठीक है, कीड़ा। और बी और सी जो होते हैं, ठीक है, बी और सी जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। BC वाटर सोल्यूबल, कीड़ा वाटर इनसोल्यूबल। याद रहेगा इतना? अच्छी बात है। इसके बाद में ये जो कीड़ा होते हैं ये कहां पर स्टोर रहता है? लीवर में और टिश्यू के अंदर। और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं ये रेगुलर सप्लाई इज नीडेड। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अपन यूरिन करते हैं तो उसके साथ में बाहर निकल जाते हैं, तो पानी के साथ घुलकर। तो BC इनको स्टोर नहीं किया जा सकता है, इनके लिए रेगुलर सप्लाई चाहिए BC के लिए, ठीक है भाई। अब आप सामने ध्यान दो, विटामिन A, B1, B2, B6, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनसे, एक बार ढंग से समझना। जिनको लगता है कि वो खुद से कर लेंगे, अच्छी बात है, ये खुद से कर पाए तो ठीक है, वरना बहुत हेल्प मिलेगी। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, लेकिन बहुत आइडिया लग जाता है कि मुझे, हाँ, बहुत क्लियरिटी हो जाएगी आपको।
विटामिन ए जो होता है ना, विटामिन ए, ठीक है, ये होता है जीरोप्थेल्मिया, मतलब इसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया डिजीज होती है। ऑप्थेल्मिया किसको बोलते हैं? इसके क्रेटिना को, रेटिना को। तो इस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये जो अपना रेटिना होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह आती है इससे। ये मिलता है किसमें? देखो, जो एग होता है, जो एग है, मिल्क है या फिश जो है, इनमें लगभग सारे प्रोटीन होते हैं, केवल विटामिन सी को छोड़कर। सी किस में मिलता है? सी मिलता है खट्टे फ्रूट जो होते हैं, मतलब खट्टे, जैसे जैसे आंवला है, जैसे मौसमी है, अरे समझ रहे हो, जैसे नींबू है, समझ रहे हो भाई, तो उनमें मिलता है सी। बाकी ये सारे के सारे इनमें तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जीरोप्थेल्मिया होती है, हार्डनिंग ऑफ कोरोना जो रेटिना जो होता है वो हार्ड हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, खत्म इसके बारे में। जो B1 होता है ना, B1, अरे B1, अब B1 अपने को देखो, B1 विटामिन बी का एक कॉम्प्लेक्स होता है, B1 B2 इस तरह से, B6 B12 ऐसे। तो B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी डिजीज होती है। बेरी क्या होती है? जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ वो रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है, इसे बोलते हैं बेरी। विटामिन B2 जो होता है, B2, ठीक है, ये होता है चेलियोसिस। ये क्या होता है? चेलियोसिस। अब ये चेलियोसिस क्या होता है, ठीक है, अब ये सारी की सारी बायो की टर्म्स है। चेलियोसिस क्या होता है देखो, मैं बता देता हूं आपको। जैसे ये जो अपने लिप्स हैं, इनका फटना, या ये होता है ना, जो होठ होते हैं, ये थोड़े वाइड हो जाते हैं, यहाँ ऐसे फट जाते हैं यहाँ पे, इसे बोलते हैं चेलियोसिस, ठीक है। तो इसमें आपके लिखा भी है मॉड्यूल के अंदर, जीभ का संक्रमण या गहरी लाल जीभ या मुंह के किनारों और होठों का कटना या फटना, ठीक है, ये किससे होता है? चेलियोसिस B2 से। अगला B6 क्या होता है? इसकी डिजीज को बोलते हैं कन्वल्शन। कन्वल्शन को आप याद कर सकते हो कंफ्यूजन से, कंफ्यूजन की स्थिति रहती है हमेशा, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, उसे बोलते हैं कन्वल्शन, ठीक है। ऐसे जैसे अपनी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है और ये सब, ठीक है। एक होता है B12, विटामिन B12, साइनोकोबालेमिन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि परनीसियस एनीमिया, मतलब ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। जो अपनी आरबीसी होती है ना, आरबीसी वो इमेच्योर हो जाती है, मतलब आरबीसी में हीमोग्लोबिन ही नहीं होता, समझ रहे हो? तो ये B12 की कमी से होती है। परनीसियस एनीमिया मतलब भयंकर, बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी या ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी, ऐसे, ठीक है। तो इन चारों को मिलाकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। जो B1 होता है उसमें थायमिन होता है, जो B2 होता है उसमें राइबोफ्लेविन होता है, फ्लेविन। बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। आगे देखो, अपन ने ए पढ़ा, बी पढ़ा, अब बात करते हैं विटामिन सी जो होता है, सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है और गम्स में ब्लीडिंग आ जाती है, मसूड़ों में ब्लीडिंग आ जाती है, फूल जाते हैं वो। विटामिन डी जो होता है उसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी होती है, स्कर्वी मतलब बोन्स कमजोर हो जाती है, ठीक है, सॉरी रिकेट्स। डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स हो जाता है, इसमें वीकनेस ऑफ बोन्स, है ना। वो अगर बच्चों में हो जाएगी ना तो उनकी बोन्स मुड़ जाएंगी, और बड़ों में अगर ये आएगी तो फिर हाथ पैर मतलब कमजोरी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो रिकेट्स, है ना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। जो ई होता है विटामिन, उसकी डेफिशिएंसी से आरबीसी की फ्रेजिलिटी, मतलब आरबीसी फटाफट टूटने लगेगी, खराब होने लगेगी या नष्ट होने लगेगी। एज मस्कुलर वीकनेस, मसल्स की वीकनेस आ जाएगी। मसल की वीकनेस विटामिन ई से, और बोन्स की वीकनेस विटामिन डी से। और जो विटामिन के होता है इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती इजीली, तो उसका टाइम में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये याद करना, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद में मुझे अभी ये तो मुझे लगता नहीं पढ़ाने की जरूरत है, आरएनए डीएनए ये सब तो आपने पढ़ ही रखा है, एटीजीसी एयूजीसी ये किस किस के अंदर क्या क्या होते हैं,
ठीक है। शुगर, जो डीएनए होता है उसमें एटीजीसी होता है और जो आरएनए होता है उसमें एयूजीसी होता है। अरे ठीक है ना भाई, यूरेसिल और ये सब आपने पढ़ रखे हैं, आरएनए डीएनए ये सब आपने पढ़ रखे हैं। हार्मोन्स, हार्मोन्स भी पढ़े हैं क्या आपने? अरे जूलॉजी में हार्मोन्स पढ़े हैं क्या यार? जूलॉजी में पढ़े होंगे तो ये जूलॉजी के ही टॉपिक है हार्मोन्स वगैरह, है ना, तो वहीं पर पढ़ना पड़ेगा आपको। तो बस हार्मोन्स ये एनसीईआरटी से पढ़ लेना, बाकी न्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकल फंक्शन ये एनसीईआरटी से पढ़ना। तो बेसिकली ये था सब कुछ किसके बारे में? बायोमोलिक्यूल्स के बारे में।